जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। अभी हम बात करेंगे एएमसीए के बारे में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम और आप एडीए के नाम से जानते हैं, इसके डायरेक्टर गिरीश देवधर ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एएमसीए के लिए जो ज़रूरी पार्ट्स हैं, इनका प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जो पहला प्रोटोटाइप है ये 2024 में रोल आउट कर दिया जाएगा और 2025 में एएमसीए की पहली उड़ान आयोजित कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है धैर्य और मेहनत। उन्होंने कहा कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होती है उसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक, और हम इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ से आश्वस्त किया कि हमारा एएमसीए मौजूदा समय में उपयोग किए जाने वाले किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से न सिर्फ बेहतर होगा बल्कि ज़्यादा उन्नत भी होगा। उन्होंने कहा कि एडीए को एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता है कि मौजूदा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में जो सबसे बड़ी कमी होती है वो समय की होती है और ये कमी इनमें जो रिपेयर वर्क होता है उसके कारण आती है। उन्होंने कहा कि स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन रखने के लिए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अच्छी खासी रिपेयर की ज़रूरत होती है, अच्छी खासी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारा जो एएमसीए होगा इसमें एक व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आएगा जो कि इसमें लगने वाले जो मेंटेनेंस टाइम है उसको रिड्यूस करेगा। और साथ ही साथ एडीए इस क्षेत्र में और अधिक स्टडी कर रही है ताकि जो एएमसीए है उसकी जो ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा की जा सके और मेंटेनेंस कम से कम रखी जाए। यही नहीं, एडीए यहाँ पे एक इसका जो ग्लॉस कॉकपिट है एएमसीए का उसके लिए एक स्पेशल कोटिंग तैयार कर चुकी है जो कि इसके रेडार रिफ्लेक्शन को कम करने के काम में आएगी। वहीं इसके इंटरनल वेपन बे में भी काफ़ी कुछ बड़ा काम किया गया है ताकि इसके रेडार सिग्नेचर को कम किया जा सके। और एडीए का ये मानना है कि जितनी स्टडी उन्होंने अभी तक इस क्षेत्र में की है उसमें उनको सफलता ही मिली है और कुछ छुटपुट चीज़ें हैं जिस पे अभी यहाँ पे काम चल रहा है और माना ये जाता है कि ये जो पूरा का पूरा काम भी है ये बहुत कम समय में कंप्लीट होने वाला है। मिस्टर देवधर ने ये कंफर्म किया कि एएमसीए MK1 के बाद जो एएमसीए मार्क 2 आएगा ये कई ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आएगा जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के समकक्ष होंगी। उन्होंने कहा कि 2034 से 35 के बीच में एएमसीए मार्क 2 प्रोडक्शन के अंदर आएगा और ये एयरक्राफ्ट यहाँ कह सकते हैं ऑपरेशनली या ऑप्शनली मैन्ड होगा। और यहाँ पे सबसे खास बात ये होगी कि एएमसीए मार्क 2 एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और इसलिए एनिमी के क्षेत्र में घुस करके उनको तबाह करना इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और हमें किसी भी पायलट लॉस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसे ऑटोनोमस मोड पे भी उड़ाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस समय हम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं जो एएमसीए मार्क 2 को ऑटोनोमसली टेक ऑफ और लैंड करने में मदद करेगा, चाहे पायलट हो कॉकपिट में या पायलट ना हो, हम इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और भी कुछ खास बातें थी जो उन्होंने अपने इस मीडिया इंटरव्यू में कही हैं और आपको हमने ऑलरेडी कुछ प्रमुख बातें हैं जो अपने पूर्व के वीडियो में बताई हैं जो एएमसीए के हथियार से संबंधित हैं, इसके एवियोनिक्स से संबंधित हैं और भी कई जो ज़रूरी एस्पेक्ट हैं हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आइए नज़र डाल लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। हमारी अगली अपडेट भी एएमसीए को लेकर के है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने अभी हाल ही में ये कहा कि भारत सरकार के तरफ से इस फाइनेंशियल ईयर में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के जो ऑफिशियल नोट है वो आ सकती है। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 126 ऐसे फाइटर जेट्स को लेने के लिए कमिटेड है। यहाँ पर जो 126 फाइटर जेट होंगे इसमें एएमसीए के दोनों वेरिएंट्स शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में अभी हाल ही में DRDO और एडीए के साथ में एक आम सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा जैसा कि एडीए की तरफ से हमें बताया गया कि पहला प्रोटोटाइप जो होगा वो 2024 में रोल आउट होगा और 2026 में या 25 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को आयोजित किया जा सकता है। और एएमसीए मार्क 1 जो होगा वो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 आयन इंजन के साथ में आएगा जो कि 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा।
वहीं इंडियन एयरफोर्स ऐसी तकरीबन 2 स्क्वाड्रंस को अपने बेड़े में शामिल करेगी जो कि मार्क 1 कॉन्फ़िगरेशन के होंगे। उन्होंने कहा कि जो मार्क 1 कॉन्फ़िगरेशन होगा उस पर तकरीबन 36 जेट शामिल होंगे और बाद में जो बाकी के फाइटर जेट हैं ये मार्क 2 कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, जिनको पावर देने के लिए हो सकता है या तो को डेवलप इंजन इस्तेमाल किया जाए या कोई दूसरे ऑप्शंस की तलाश की जाए। लेकिन जो भी इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा या तो वो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का होगा या इससे अधिक का होगा और इंडियन एयरफोर्स ऐसे तकरीबन 5 स्क्वाड्रन को प्रोक्योर करेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया से निकल के आई है। दरअसल रशिया की रोसबोरोन एक्सपर्ट ने एरो इंडिया 2021 के दौरान टीएसएस को दिए गए अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि रोसबोरोन एक्सपर्ट भारत के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है और इसमें वो इंटरेस्टेड भी है। रोसबोरोन एक्सपर्ट का ये मानना है कि वो इस टेंडर का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं अगर उनको इससे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जब आपको पता होगा कि इंडिया ने अभी तक इस चीज़ को अनाउंस नहीं किया, यानी टेंडर को अनाउंस नहीं किया है और जो प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम है जिसमें 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को खरीदा जाएगा जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम यूनिट के साथ आएंगी और इनमें स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। फिलहाल ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का वर्थ है ये $6.9 बिलियन के आसपास आका गया है और 2021 की शुरुआत तक अभी तक टेंडर को अनाउंस नहीं किया गया। आपको बता दें कि जो सप्लाई है प्रोजेक्ट 75I सबमरीन की इंडियन नेवी को 2030 तक शुरू हो जानी है, लेकिन अभी तक क्योंकि टेंडर यहाँ पे अनाउंस नहीं हुआ है तो एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि इनकी डिलीवरी में थोड़ा और देरी का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन की बात करें तो ये जो सबमरीन होंगी ये 6 टॉर्पीडो लॉन्चिंग ट्यूब, 18 हैवी वेपन और ट्यूब लॉन्च MBDA SM-39 एक्सोसेट एंटी-शिप मिसाइल और प्रेसिजन गाइडेड वेपन्स के साथ में आएंगी। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि शर्त यहाँ पे कि जो वेपन इसमें कैरी किए जाएंगे वो आसानी से रीलोड किए जा सके सी में इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे प्रोजेक्ट 75I काफ़ी यहाँ पे एक कह सकते हैं महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसलिए इंडियन नेवी इसमें समय लगा रही है और जैसे ही यहाँ पे टेंडर लॉन्च होता है तो कई ऐसे कंटेंडर होंगे जो इसका जवाब देंगे, जिसमें इस बार रोसबोरोन एक्सपर्ट भी शामिल हो सकती है। दोस्तों अगली विषय की बात कर लेते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हमारे MMRC 2.0 से संबंधित है। आपको पता होगा कि बहुत समय से बात चल रही थी कि एरो इंडिया 2021 में जो MMRC 2.0 है उसको लेकर के बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, जो कि अभी तक हमें सामने निकल के नहीं दिखा है। लेकिन ऐसा कुछ डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो मानते हैं, उनका ये कहना है कि एरो इंडिया 2021 में भारत ने इस चीज़ का पूरा मूल्यांकन किया है कि कौन से एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और उनका ये मानना है कि बहुत जल्दी इस पे एक बड़ा निर्णय भारत सरकार की तरफ से इसी फाइनेंशियल ईयर में लिया जा सकता है। जैसा कि आपको पता हो कि चाहे वर्तमान वायुसेना प्रमुख हो या पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं, इन्होंने अपने कई आधिकारिक वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया है कि इस समय सरकार को भारत की जो 114 फाइटर जेट खरीद है इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन 42 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए जिनकी क्षमता लगातार कम हो रही है और ये एक चिंता का विषय है। ये बात सही है कि भारत ने अपने लिए जो इंडिजिनस ये प्लेटफॉर्म है उनको चूज़ किया है, जैसे तेजस MK1A हो गए या तेजस MK2 हो गया, लेकिन जब तक ये इस प्रोडक्शन में आते नहीं, जब तक ये मिलना शुरू नहीं होते, तब तक के लिए हमें इस समय ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो हमारी ज़रूरतों को तत्काल तौर पर पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से कंटेंडर्स हैं जिन्होंने अच्छे खासे ऑफ़र्स भी दिए हैं और उनके ऑफ़र इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिनमें जो सबसे प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है वो राफेल है। राफेल को लेकर के हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि फ्रांस के ऑफ़र क्या हैं। फ्रांस ने टेक ट्रांसफ़र की भी बात कर ली है, 70% असेंबली लाइन की भी बात कर ली है और भी कई महत्वपूर्ण ऑफ़र हैं जो डसाल्ट एविएशन और सैफ्रॉन की तरफ से किए गए हैं। वहीं दूसरे हाथ में अगर अमेरिका को लें तो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन दोनों के कई अच्छे ऑफ़र्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट और पूर्व वायुसेना प्रमुखों का यही मानना है कि अब इस क्षेत्र में जो हमारे टॉप ऑफिशियल बैठे हैं गवर्नमेंट में, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो विकट है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों हमारे प्रतिद्वंदी हैं और दोनों से हमारे जो विवाद हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी यही है कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस पर बड़े निर्णय ले। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने ये क्लियर कर दिया है
कि जो 114 फाइटर जेट की खरीद है, अब उस पर पूरा ध्यान यहाँ पे फोकस हो चुका है इंडियन एयरफोर्स का, और जल्द ही इस सिलसिले में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।